नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हिजाब विवाद पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया तो दोनों जजों की राय अलग अलग थी। भारत में हिजाब को बरकरार रखने की मांग हो रही है, जबकि ईरान में इसी फैसले के खिलाफ महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर क्रांति छेड़ दी है। ईरान में महिलाएं हिजाब की रूढ़िवादी परंपरा से बाहर आने के लिए अपनी जान पर खेल रही हैं, तमाम मजहबी व्यवस्थाओं का सामना कर रही हैं, जबकि भारत में हिजाब को लेकर हाहाकार मचा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो कहा है कि आप हिजाब पहनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हिजाब पहनकर नहीं जा सकते। शिक्षण संस्थाओं के ड्रेस कोड को सभी छात्राओं को मानना होगा और ड्रेस कोड में कहीं भी हिजाब का जिक्र तो है ही नहीं। सवाल है कि अगर स्कूल कॉलेजेस में छात्राएं हिजाब पहनेंगी तो फिर बाकी छात्राओं की बराबरी कैसे कर पाएंगी? प्रगतिशील समाज के लिए रूढ़िवादिता, पुरातन और संकीर्ण सोच से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। अगर हिजाब इस्लाम का हिस्सा है तो फिर ईरान में इसका विरोध क्यों हो रहा है? ईरान में क्यों महिलाएं हिजाब जला रही हैं, अपने बालों को काट रही हैं? इन सभी सवालों पर आज हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। उससे पहले हिजाब के समर्थन और विरोध में किसने क्या कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। इस्लाम कहता है कि हमारी बच्चियों को जो नौजवान होती हैं तो वो एक पर्दा है कि जो बहुत सी बुराइयों से अलहदा कर देता है और बुराइयों से दूर रहता है आदमी। तो इसलिए बुराइयों से बचने का एक रास्ता भी है। और बेहिजाब होने से तो मतलब ये है कि हर वक्त बहुत सी बुराइयां पैदा होती है और बहुत से समाज के अंदर इससे बिगाड़ पैदा होता है। आएगा उसका हम अनुपालन करेंगे। अभी डेट बढ़ गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं है। हम कानून के राज को और मजबूत करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का आप हाल जानते हो, उनको नीति एजेंडा प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। हमेशा इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को बात करके और वोट लेना जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के प्रदेश के विकास के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मैं जस्टिस हेमंत से ये पूछना चाहता हूं कि हिजाब में रहकर लड़कियां की तालीम नहीं हासिल कर सकती? आप यूरोपियन देश को देखिए, यूरोपियन कई देश ऐसे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और जो बड़े बड़े कनाडा, जो बड़े बड़े देश हैं, उनमें आप जाइए, हिजाब में रहती हैं लड़कियां, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनकी एजुकेशन भी चल रही है, उनके खेल भी चल रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मिसाल बन गई हैं हिजाब पहनकर, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो जस्टिस हेमंत को जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब के मामला लंबित है और एक विवाद गहराया हुआ है, बहुत ही सीधी सी बात थी कि कट्टरपंथियों को ये सोचना चाहिए था कि संस्थान कोई भी हो, चाहे शिक्षा संस्थान हो चाहे अन्य, सबका अपना एक ड्रेस कोड होता है जो सबके लिए लागू होता है। लेकिन कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से माहौल बना दिया हिजाब के नाम पर, सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नीति है। हमें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें स्पष्ट अपनी नीति अपनानी चाहिए और हिजाब पे पूर्णतया इन संस्थानों में प्रतिबंध करना चाहिए। जो संस्थान का ड्रेस कोड है वही लागू होना चाहिए। तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं मानते। हिजाब को लेकर आरिफ मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। का शब्द तो कुरान में जहां तक महिलाओं की ड्रेस, उनकी वेशभूषा का ताल्लुक है, 7 बार हिजाब का शब्द योग हुआ है कुरान में, लेकिन वो किसी भी जगह महिलाओं की वेशभूषा से के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो खिमार है। खिमार इसको कहते हैं, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब हिजाब का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास जाएगा। अब इस देश के सीजीआई ये तय करेंगे कि इस मामले को आगे कौन सुनेगा, कौन सी पीठ सुनेगी, कितने जज सुनेंगे फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि जहां ईरान के अंदर हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवाल हो कि दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी हो, अभी भी प्रदर्शन चल रहे हो,
हजारों की संख्या में लोग हिरासत में लिए गए हों, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिजाब को अभी ये तय नहीं किया जा रहा है कि इसको इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी क्यों है, इस पर कोई भी अभी तक दलील साफ नहीं हो पाई है। मेरे साथ एक गेस्ट का पैनल जुड़ा है, मैं चाहूंगा कि उनसे हम ये जाने और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जरूरी है तो तथ्य रखिए, कहां पर लिखा है इस्लाम में कि ये जरूरी है, कहां पर ये इस्लाम का हिस्सा बताया गया। जीनत अंसारी मुस्लिम एक्टिविस्ट है, मेरे साथ जुड़ गई है पैनल में। मैडम आपका स्वागत। डॉक्टर शबीना बेगम मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत। और मुफ्ती वजाहत कासमी है, मुस्लिम स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी प्रचारक दरगाह आला हजरत हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत होगा। नफीसा अली अनवर मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ, हैदर मुजीब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ। ये सभी गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। मैं नफीसा जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से यह कहा जा रहा है, क्योंकि आज के कोर्ट का जो फैसला उस पर तो आप अपना रुख रखिएगा, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जाता है कि यह जरूरी है। यहां पर पैनल मैं बर्क साहब को अभी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि अगर हिजाब आप हटा देंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी समाज में। जी मेरा सवाल यह है कि बर्क साहब ये कह रहे हैं कि अगर हिजाब हटा दिया गया तो आवारगी समाज में बढ़ जाएगी। आप इससे क्या आप इससे राजी हैं, आप इस बात पर मानती हैं, इस बात को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने ये वर्ड यूज किए हैं तो ये किसी भी धर्म की महिलाओं के लिए अगर ये शब्दों का प्रयोग है तो भी गलत बात है, क्योंकि सबसे पहले सम्मान और इज्जत की जरूरत होती है। अब रही बात हिजाब की और पर्दे की, तो सभी धर्मों में पर्दा होता है, और हम लोगों को क्योंकि हम लोग एक संविधान में चल रहे हैं, और इसके बाद हिंदुस्तान सभी धर्म को लेके चलता है, ना कि एक धर्म को लेके चलता है। ठीक है जीनत जी, तो इसमें अगर और भी मुद्दे हैं देश में, बिल्कुल वो क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? आपके पास मैं एक बार क्विक रिएक्शन सभी का ले लेता हूं। जीनत जी, जिस बात को कहा जा रहा है कि क्योंकि आप जस्टिस के भी एक स्टेटमेंट पे ये लिखा हुआ है, ये कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई, छात्राओं की पढ़ाई बहुत जरूरी है, और ऐसे में ये उनका चॉइस होना चाहिए। आप मानते हैं कि एक स्कूल कॉलेज के अंदर भी एक चॉइस होनी चाहिए, या वहां पर यूनिफॉर्म सबका एक सा होना चाहिए, वहां चॉइस का मैटर नहीं करता? कि स्कूल कॉलेजेस में एक सेम एक जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। उसके अंदर ये इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर वो सिर हिजाब लगा करके नहीं जा रही हैं तो उसके अंदर अगर वो लगा के जा रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और लगा के जा रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है, सबसे ज्यादा ये जो एक मसला जो हिजाब का खड़ा हुआ है, मैं आज तक भी इस चीज को लेकर के परेशान हूँ कि जो हिजाब वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड है, और हिजाब को अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही ओढ़ते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिजाब को पूरा भारतवर्ष पहनता है। हिजाब का मतलब है सिर ढकना, और सिर ढकना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। और हिजाब को बिल्कुल ये कि सिर ढकना जो हमारी देश की, हमारे भारत की जो पद्धति है, उसको बिल्कुल हमें उसको आगे ले जाना चाहिए। इसलिए जो आज हिजाब के लिए जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं कि उससे हमारे जो समाज में गड़बड़ी आ जाएगी, समाज गड़बड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये है कि हिजाब जो है वो होना चाहिए, जो सिर ढकने की पद्धति है वो होनी चाहिए। बस अनिवार्यता स्कूल कॉलेज हर जगह नहीं होनी चाहिए, ये आपका पॉइंट बहुत क्लियर है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हैदर मुजीब, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप स्कॉलर हैं, इस्लाम को बेहतर तरीके से आप समझते हैं, ये कहा गया कई बार कि ये इस्लाम का हिस्सा है। मुझे बताइए कि क्या ये इस्लाम का हिस्सा है, क्या ये ऑन रूटीन है? जी, मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूं, जो हिजाब की जो रिवायत है, एक तरीके से हिजाब कब से पहना जा रहा है, ये 1500 और 2000 साल पुरानी एक परंपरा है, जो मुस्लिम महिलाएं नहीं, हिजाब का मतलब सिर ढकना होता है, और सिख कम्युनिटी में भी हिजाब को बाखूबी पहना जाता है। एक मुस्कान नाम की लड़की जो कर्नाटका की थी, कर्नाटका में जो सारी जो मुस्लिम लड़की हैं, महिलाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन में जो अपनी पढ़ाई पढ़ रही हैं, वो हिजाब ही पहनती है। वहां का एक कल्चर है साउथ का। और दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली में मैं बात करता हूं, मुसलमान जहां जहां है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहां मुसलमान हो, चाहे वो सिख कौम से ताल्लुक रखती हो महिलाएं, और हमारी बहनें जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं वो हिजाब पहनती हैं। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हिजाब हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है। अगर जो बहन हिजाब पहनकर जो पढ़ाई पढ़ना चाहती हैं, ये
क्लियर कर दिया स्पष्ट रूप से। गुलिया साहब जो जस्टिस थे, हेमंत गुप्ता साहब ने अपील को डिसमिस कर दिया, और जो दूसरे जस्टिस साहब से उसने कहा था कि इर्रेगुलर जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं बनता, और कर्नाटका हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान ही नहीं लेना था। तो यानी कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो हिजाब वाला जो मामला है इंशाअल्लाह ताला ये हमारे हक में आएगा, और हर महिला को आजादी है वो क्या चीज पहने और क्या चीज नहीं पहने। अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो मुझे फिर चक्रपाणी महाराज के स्टेटमेंट को बीच में लाना पड़ेगा। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि अगर हिजाब पहनकर बच्चियां जा सकती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, छात्राएं जा सकती हैं, तो फिर सिख भाई भी पगड़ी पहनकर जाते हैं, क्योंकि उनके वो एक जरूरी हिस्सा है। बात ये भी अभी कोर्ट में आई थी कि ये जरूरी हिस्सा आपके इस्लाम धर्म का या नहीं है। और फिर जो हिंदू हैं, हिंदू भी भगवा पहनकर जाएंगे, फिर तो जो क्लासरूम होगा वो पढ़ाई कम और धर्म का अखाड़ा ज्यादा लगेगा। फिर इक्वालिटी की बात कैसे आएगी? देखिए जनाब आला, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इस देश में, इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत की बातें तो अब रही नहीं। अब तो हिजाब का मामला है, राम मंदिर का मामला खत्म हो चुका है, यहाँ नाजायज लोगों को मार दिया जाता है, तब कोई मुद्दे नहीं उठते। साहब मैं यही तो कह रहा हूँ, का मुद्दा उठना था, बेरोजगारी का मुद्दा उठना था, मिटाइए ना धर्म के निशानियों को, सब प्यार से रहते हैं, इंसानियत एक धर्म रखते हैं। नहीं जनाब, मैं कहना चाहूंगा कि क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे बेहतर तो वो पक्षी हैं जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। जिस तरीके से मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आज इंस्टीट्यूशन में एक तरफ कहते हैं टारगेट कोई नहीं कर रहा, कुरीति को प्रथा जहां पर भी होगी उसे टारगेट किया जाएगा। क्या मुसलमानों से इनकी लड़ाई है? प्रथाएं हिंदू धर्म में भी बहुत सी ऐसी रही हैं जिनको टारगेट किया गया और जिनको वक्त के साथ खत्म किया गया। कुप्रथाओं को हमेशा खत्म किया गया, सती प्रथा थी उसे भी खत्म किया गया। ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रथाएं रही हैं जो हर धर्म में बदली गई हैं, तो इस धर्म में भी बदल देनी चाहिए। इसमें बुराई क्या अगर कोई गलत चीज है? शमीना बेगम, क्या आपको लगता है ये कुप्रथा है, इसे बदलना चाहिए? आप मैं बात बताता मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं क्या, हमारा जो शमीना जी भी मेरे साथ जुड़ गई है ना, हैदर साहब से जाना जाता है। कोई बात नहीं हैदर साहब, मैं आता हूँ आपके पास। शमीना जी एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा। वो डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं डाइवर्सिटी पर भी आपसे बात कर लूंगा। वो सब लोग अपने रिलीजन को मानते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर भी मैं आपसे बात कर लूंगा। शमीना जी बोलिए। जी सवाल मेरा ये है कि क्या ये कुप्रथा है जिसे बदल देना चाहिए वक्त के साथ? बिल्कुल ज़रूरी है बदलना, जो हालात चल रहे हैं आजकल और जिस तरह से धर्म को लेके ये चीज़ें हो रही हैं, तो देखिए कुप्रथा परेशानियां हैं। मुस्लिम लड़कियां, अगर देखिए आपने भी कहा तुषार जी अभी पहले कि अगर क्लासरूम के अंदर मुस्लिम लड़कियां हिजाब में बैठेंगी, सर से दुपट्टा ओढ़ के बैठेंगी, तो जाहिर सी बात है हिंदू बच्चे भी लोग भी भगवा पहनेंगे और भी अपना कुछ ड्रेस कोड रखेंगे। तो ये तो देखिए एजुकेशन हब ना होके ये तो मतलब इसका अखाड़ा बन जाएगा इसका धर्म का। फिर तो यहाँ पे दंगे होते रहेंगे, फसाद होते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि ये चीजें आप घर में रखें, हिजाब है, भगवा ड्रेस है, जो भी चीजें घर में रखिए, इसको एजुकेशन से ना जोड़ें और बच्चियों को परेशान ना करें। और बहुत सी बच्चियां मेरे पास भी आई, मेरे घर पे आई, उनके माँ बापों ने काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हुए थे कि आप हिजाब, बहस में चूंकि मैं मुस्लिम एरिया में रहती हूँ तो उन लोगों को मैंने काफी समझाया कि देखिए बच्चों को स्कूल भेजिए और हिजाब से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन दीजिए बच्चों को, तभी आगे बढ़ेंगी और माइंड उनका ब्रेन वॉश होगा। लेकिन पता नहीं भाई ये लोग क्या चाहते हैं, आजकल के मौलाना उलेमा क्यों इस तरह से मतलब परेशान कर रहे हैं बच्चियों को बख्शते नहीं, ये लोग माफ नहीं करते हैं। हम लोगों को तो, महिलाओं को तो किया इन्होंने ट्रिपल तलाक पे, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। और यही मैं, क्योंकि आप खुद उसी धर्म से ताल्लुकात रखती हैं, आप खुद में एक महिला हैं। बात यहां पर यह है कि ये चॉइस है हिजाब, क्योंकि बचपन से ही सिखा दिया जाता है बच्चियों को कि हिजाब पहनना है। ये चॉइस है या ये कंपल्शन है जो आपकी अपब्रिंगिंग में ही शामिल हो जाती है? मैं इसी सवाल पर आपके पास आऊंगा। जी मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, ओवर टू यू। बहुत स्वागत है आप सबका देश का सवाल में। और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जी हां, कांग्रेस पार्टी में चुनाव है। लगभग 22-23 साल बाद चुनाव हो रहा है और पहली बार गांधी परिवार इन 22 सालों में अब चुनाव में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। थरूर साहब चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है खड़गे साहब आपका इंडिया न्यूज पर। और लगातार हम देख रहे हैं कैंपेन आप कर रहे हैं, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी, तो मन में ये बात आई पूछने की कि साहब कैंपेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप पर्चा भरने आए थे अपना, तो जो प्रस्तावकों की लिस्ट थी, जो लोग आपके साथ थे,
बिल्कुल क्लियर चुनाव दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी कैंपेन सर क्यों? ये ऐसा कैंपेन करना पड़ता है। आप कितने भी इलेक्शन में ऐसा होता है कि डेलीगेट ये चाहते हैं कि कैंडिडेट उनसे मिले, और मैं कैंडिडेट जो बना ये डेलीगेट के सपोर्ट से और सीनियर लीडर्स के सपोर्ट से मुझे एक कैंडिडेट बनने का मौका मिला। तो मेरा ये कर्तव्य होता है कि उनसे उन स्टेट में जाकर उनसे मिलूं और बातचीत करूं। हो सकता है 100% कोई भी नहीं आते, जितने भी आ सकते हैं उतने लोगों से मिले, बात करे, और बड़े लोगों से जो भी है सीनियर लोगों से भी मिले, उनसे भी कुछ बातें करे, अपने विचार उनके सामने रखे, क्यों हम कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या बात है, तो ऐसा कह के आते हैं। तो इसीलिए अपनी बात रखने के लिए हर स्टेट में हम जाकर आ रहे हैं, और हमारे कैंपेनर्स भी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं साहब इस स्टेट में जाना जरूरी है, उस स्टेट में जाना जरूरी है, उनको मिलना। तो उस हिसाब से हमारा जो कैंपेनिंग चल रहा है वो लोगों को डायरेक्टली डेलीगेट को मिलने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो घर के चुनाव है, सब मिलकर। खड़े साहब, लोग ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले जो नाम चल रहा था वो अशोक गहलोत साहब का चल रहा था, 1 मैन 1 पोस्ट वाली बात आई, फिर वो गए भी मुलाकात करने, उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं पर्चा भरूंगा। किन्हीं परिस्थितियों में वक्त बदला, उन्होंने पर्चा नहीं भरा। दिग्विजय जी ने पर्चा लिया, वो भी पर्चा लेकर चले गए, कहा मैं पर्चा भरूंगा, उन्होंने भी पर्चा नहीं भरा। अगर आप 3 दिन देखिए तो आपका नाम कहीं नहीं था, एकदम से आपका नाम आता है और आप सेम डे आकर पर्चा भी लेते हैं, और प्रस्तावकों के साथ जो कि हैवी वेट थे, मैं फिर बोलूंगा। तो लोग ये स्टोरी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं साहब मैं पर्चा भरूंगा। देखिए, एक तो पहले मैं चुनाव में उतरने का ही नहीं था। आप उसके बाद में गहलोत साहब जब मिले, उनमें क्या बात हो गई मुझे मालूम नहीं, पेपर में ही पढ़ा मैं आप जैसा, और पूछ भी नहीं सकते। जब इंडिविजुअली 1 to 1 कोई भी मिलते हैं, पूछना अच्छा नहीं रहता। फिर दिग्विजय सिंह साहब की बात कर रहे हैं, वो भी डिटेल मुझे मालूम नहीं। जब मैं भरने का वक्त आया, उस वक्त मुझे बहुत सीनियर लीडरों ने, बहुत से जो सीनियर लीडर्स हैं और बहुत से डेलीगेट्स हैं, उन्होंने फोन पे फोन मुझसे करके कहा कि नहीं, अब आप चुनाव में उतरना जरूरी है, क्योंकि हमारी पार्टी को एक मजबूती लाना है और एकता के लिए भी ये जरूरी है। गांधी फैमिली के जो भी सदस्य हैं, जिनको हम चाहते हैं, हमारी इच्छा भी थी राहुल गांधी जी खुद लड़े, खुद आए, लेकिन जब पहले से वो एक बार जो निर्णय लेते हैं उस पर डट के रहते, तो मुश्किल आया। तो मैं आखिरी में हमारे जो भी लीडर्स और डेलीगेट्स हैं, उनके कहने के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी दिन जाके फॉर्म मैंने लाया, फॉर्म भरा, लास्ट डे था, मैं भी भरा और दूसरा आदमी भी भरा। दूसरे आदमी को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो जो कैंपेन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब अगर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है तो आप मुझको वोट मत दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तब आप मुझको वोट दीजिए। देखो, ये उनके विचार हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग पार्टी से जुड़े हैं, इसी पार्टी में मंत्री बने हैं, इस पार्टी में MP बने हैं, वो सबको मालूम है कि पहले तो सभी लोग कोई कुछ बात नहीं करता था। अब इधर इधर ये बात चली कि इसमें कि हमारी हार हो गई, इसके वजह से हुई, उसके ये ऐसे स्टोरी क्रिएट करने लगे। और ये जो गांधी फैमिली को डिफेम करने का एक कैंपेन चला रहे,
खास करके बीजेपी, और उस कैंपेन में चंद अपने लोग भी फंसे हुए हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमको करना है ये अंदरूनी मामला है। इलेक्शन जो होता है हमारे संगठन का इलेक्शन होता है, तो हम मिलके इसको यही सुलझा लेते हैं। तो इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता कि उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये किया, उसमें मैं उस पंचायत में पढ़ना नहीं चाहता। खड़े साहब, 3 बड़ी चीजें मुश्किल दौर में पार्टी है राजनीतिक तौर पर, 3 बड़ी चीजें जो आप देखते हैं जो पार्टी में आपको लगेगा कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होगी अगर आप चुनाव जीतते हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं और जो लोग हैं वो बिल्कुल आपके पक्ष में, तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। 3 बड़े चैलेंजेस जो आपको लगेगा कि अध्यक्ष के रूप में आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। देखो, जब आप चुनाव में ठहरते हैं चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा और चैलेंजेस को सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो हर चीज की जो हल निकालने का तरीका होता है उस तरीके को हम अपनाएंगे और उसी से पार्टी को एकजुट करेंगे। और जो लोग कोई अब फिलहाल किसी वजह से मानते नहीं होंगे, फिर उनको भी समझाना होगा। ये तो तरीके चुनाव के बाद के हैं। अब चुनाव में मेरा एक ही है कि ये 17 तारीख तक जो चुनाव चल रहा है, इस बीच हम कुछ बात बोलना कहना उतना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं अपने बात को इतना ही यहीं पर रोकना भी पड़ेगा सर आपको। जैसे बीजेपी कहती है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस को भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए कितने सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट था, चाहे वो यूथ हो, सीनियर नेता हो, पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब जो हम कहते हैं पार्टी में कुछ चलते ही नहीं। वो भी एक चैलेंज है आपके लिए। ये देखिए, वो तो कहते ही हैं। क्या मैं आने से पहले गए, क्या मेरे साथ गए? देखिए बात ये है, जो लोग अपने कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, इसके सिद्धांत में अपना आस्था रखते हैं, वो लोग कभी नहीं जाते। कौन जाते? जिसको सिद्धांत नहीं है और जो इस विचारधारा से चलना नहीं चाहता, वैसे लोग जाते हैं। अगर अब मैं उदाहरण के तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, हमारे देश में ऐसे पार्टियां भी है कि अपने सिद्धांत के लिए पूरा अपनी लाइफ गुजारी, एक बार एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं, फिर भी उस पार्टी से उस विचारधारा से जुड़े रहते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कई सैकड़ों लाखों लोग हैं। अब मैं चुन के आया 50 साल से, 50 साल से मैं वहां पर किसी को एमपी एमएलए तो नहीं बना सकता, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जे एक बार किसी को कुछ मेंबर बना सकते, किसी को कुछ जो सरकार के कानून के तहत जो बोर्ड का बना सकते हैं। तो फिर भी वहां लोग डटे रहते, क्यों? कि उनको विश्वास है कांग्रेस की विचारधारा ही उनको आगे बढ़ाएगी और देश को सुरक्षित रखेगी और एक सबको लेके चलने की अगर क्षमता किसमें है तो वो कांग्रेस पार्टी में। इसीलिए लोग अपनी हिफाजत के लिए भी, अपने उसूलों पर चलने के लिए भी, अपने सिद्धांत को कायम रखने के लिए ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए रहते, वो कभी नहीं भागते। ठीक है सर, आप लीडर ऑफ हाउस रहे सर लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, दोनों जगह फ्लोर मैनेजमेंट का और अपोजिशन पार्टीज को साथ में लेकर चलने का अनुभव आपके पास है। लेकिन सर जो 24 का चुनाव है, बार बार लोग कह रहे हैं कि जब तक अपोजिशन साथ नहीं आएगी, और बहुत लीडर्स ये बात कह चुके हैं, पवार साहब कह चुके हैं, नीतीश बाबू कह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं, अखिलेश यादव कह चुके हैं। तो एक भूमिका ये भी कांग्रेस अध्यक्ष की होगी कि जो एंटायर अपोजिशन है वो साथ में चले। देखो, अब ये चुनाव के बाद आने वाले चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन कौन एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कोशिश तो ये रहेगी सबको साथ लेके चलने की, स्ट्रांग अपोजिशन बनाने का। जो बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ लड़ सकते हैं, उनको एक करने का हमारा मंशा पहले से भी है और मैं ये कोशिश फ्लोर पे भी किया, जब लोकसभा में था तब भी किया, जब राज्यसभा में आया उस वक्त भी हमने किया और करके ही हम
जो इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जो मुहिम उठाए, पेट्रोल डीजल के बारे में लड़े, किसानों का मुद्दा लेकर लड़े, ये सब एक होकर ही लड़े हैं ना। तो आगे भी जो सरकार, खासकर बीजेपी आरएसएस के उसूलों पे जो चलती है, वो आज सबको कुचलने का काम कर रही है। खास करके जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव है और जो लोग उनके विचारधारा से जुड़ना नहीं चाहते, उनको खत्म कर रही है। एक दृष्टि से इकोनॉमिकल ऑफेंसेस का उनके ऊपर केस करना, डराना, धमकाना, जिनको कुछ भी नहीं मिलता कुछ ना कुछ बहाना निकाल के कोई केस डालना, ये काम करके ही उन्होंने 6 स्टेट में अपनी हुकूमत बनाई। क्या लोग सपोर्ट किए थे उनको? लोगों का सपोर्ट था उनको? नहीं था। लोग जब सपोर्ट भी नहीं करे तो भी वो खरीद फरोख्त करके उन्होंने एमएलए को अपनी तरफ लिया, चंद जगह एमपीज को लिया। जब राज्यसभा में उनको मेजोरिटी नहीं, वहां के राज्यसभा मेंबर्स को डरा के अपने पास लिए। ये डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, इसीलिए हमको सब मिलकर लड़ना है। ठीक है खड़े साहब, मिलने वाली बात में मान के चलिए इंटायर आप इस कोशिश को करेंगे, लेकिन आजकल पहले ऐसा होता था कि आप चुनाव लड़ लीजिए उसके बाद नेता चुन लीजिए। आजकल जो पब्लिक है, जो कि सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूकता ज्यादा है, लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है, लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा। अगर आप कह रहे हैं ऑपोजिशन साथ में है तो लोग बार बार ये सवाल पूछेंगे ही कि साहब फेस कौन है। देखिए, जब हम सब मिलके लड़ते हैं और हमारे पार्टी का भी जो पहले से उसूल है कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसमें जो बहुमत कहता है उसी को लीडर बनाते हैं। तो वो बात तो आगे की है, 2024 की। मुझे अब की बात करना है संगठन की, और संगठन में अगर हम मजबूत रहे तब चुनाव की बात आती है। फिर चुनाव में जो हमको वोट मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, उस आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। तो जब मैं अब फिलहाल संगठन का चुनाव लड़ रहा हूँ, उस संगठन में क्या निर्णय ले आएगा उसको देखकर हम आगे। ठीक है सर, पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका को कैसे देखते हैं आप, और स्पेशली राहुल गांधी को? एक तरफ वो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बतौर अध्यक्ष जब आप बनते हैं सर चुनाव के बाद या ऐसे भी, राहुल गांधी की भूमिका यहां से पार्टी में कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, ये स्पष्ट है, आप लोग गांधी फैमिली को कांग्रेस से अलग मत करो। वो अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है। कांग्रेस पार्टी में वो मिलके ही है, उन्होंने बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी को दिया, सरकारें बनाई। राहुल गांधी जी खूब मेहनत करे, 6 सरकारें लाए, उसको गिराए कौन? यही लोग सर, जो बीजेपी के लोग। तो ये क्या है कि एक उनका जो काम किए, जो उन्होंने अपना त्याग करके दूसरों को मिनिस्टर्स बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, ये काम सोनिया गांधी जी ने किया। आज हम कल छोटे इलेक्शन के लड़ते हैं, छोटे मंत्री पद दिए नहीं बोल के रूस के चले जाते हैं। लेकिन जो फैमिली और जो नेता जिनके लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, जिन्होंने बहुत चीजें त्याग और बलिदान के लिए वो बहुत अपनी पूरा जिंदगी इसमें डाल दी, घुमाए। तो ऐसे नेताओं के साथ हम काम करना चाहिए, और उनको वो तो हमारे को हमेशा इससे जुड़े ही रहते हैं। उनका रोल, इनका रोल, उसमें कोई नहीं। उनका पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है, लोगों को जोड़ने का, ये सबको मालूम है। ठीक है सर, बीजेपी ने बड़ा आरोप आप पे लगाया, कहा साहब बिल्कुल जो लॉयल थे गांधी फैमिली के, रबर स्टैम्प थे, उनको चुना गया पार्टी की तरफ से अध्यक्ष बनने के लिए, उस पर आपका कमेंट? देखो, ये रबर स्टैम्प ये उनके पार्टी में चलता है। आपको देखे हैं
कैसे कैसे लोगों को कैसा कब कब चुना और कौन काम करने वाले लोग उनके पार्टी में हैं, उनको एक एक किनारा करते कैसा जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि अब गडकरी की क्या हालत है उनके पास, और दूसरे नेता लोग जो जितने भी सीनियर लीडर्स थे उनको कैसा किनारा कर दिया गया। अब जब होना है वो उम्र का, एज का सवाल नहीं आता, जब नहीं होना है वो मार्गदर्शन के को बॉक्स में डाल देते हैं, जब होना है तो फिर निकाल के लेते हैं। तो ये जो ऐसे लोगों से हमको मार्गदर्शन लेने का नहीं, या उनके क्रिटिसिज्म को हमको डरना नहीं है। हमारा ये अस्तित्व है, इस देश के लिए हम कुछ काम किए हैं, देश की आजादी के लिए काम किए हैं, देश को एक बना के रखने के लिए, देश में संविधान को लागू करने का काम हमारे पार्टी ने किया और लोकतंत्र को बचा के हमने रखा। इसका फायदा दूसरों उठा रहे हैं, फिर भी हमको ये बोलते हैं कि वो रबर स्टैंप है, रिमोट कंट्रोल है। पहले तुम्हारे पार्टी का देखो, उसके बाद दूसरों से बात करो। अच्छा खड़गे साहब, थरूर साहब का हमने एक वो देखा, मैनिफेस्टो देखा, उन्होंने दिया है। हमने आपका मैनिफेस्टो, आपने कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया जिसमें आपने बताया हो, या फिर कुछ और थॉट प्रोसेस? देखो, मेरा मैनिफेस्टो एक ही है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है, और दूसरा जो उदयपुर डिक्लेरेशन है 4 महीने पहले ही बना है, और उसमें सारी चीज हम बताए हैं कि उसमें हम लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया, मैं नहीं। अपना मैं बोलकर जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाया होगा तो हम कोई उससे वाकिफ नहीं है। तो हम तो हमारा जो उदयपुर डिक्लेरेशन, जिससे सब वर्ग का उसमें हित है, युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है, और वीकर सेक्शंस का है, हर लोगों का उसमें ध्यान रखा गया है, बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन का है। और उसीलिए तो हम 6 कमेटियां 7 कमेटियां करके वहां पर वो उसमें से सारा सार निकाल के ये डिक्लेरेशन, ठीक है। आखिरी सवाल खड़गे साहब, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी उदयपुर डिक्लेरेशन जो है, जो 3 दिन का मंथन था, वही आपका मैनिफेस्टो? हाँ, या 4 महीने का पहले। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, सारे हैवी वेट तो कांग्रेस के आपकी तरफ आ गए। अब अगर बात यह करी जाए कि साहब जो वोट मार्जिन होगा, जो आपका भी एक कैलकुलेशन होगा थरूर साहब से, वो कितना होगा परसेंटेज के हिसाब से? मैं एग्जैक्ट तो नहीं पूछ सकता, लेकिन सब कुछ मैंने देखा कि जब वो आए पर्चा भरने तो उनके साथ कोई था ही नहीं, उनके साथ अपने कुछ सपोर्टर्स थे। आप आए, भारी भरकम समर्थकों के साथ आए, तो उसको देख के लग रहा है कि लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, परसेंटेज ऑफ वोट्स आपके हिसाब से, आपने इतना कैंपेन किया, क्या होगा? मैं देखिए, परसेंटेज ऑफ वोट इसका कोई गिनती नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ सभी ने मिलकर मुझे कैंडिडेट बनाया, सभी डेलीगेट्स ने बनाया, सभी सीनियर लीडर्स, उनके कहने के आधार पर बना, उनका कैंडिडेट हूं। अब वो कितना समर्थन आएगा आप उनसे ही पूछ सकते लोगों से, या कोई आते हैं तो उनसे राय ले सकते हैं। देखिए, कोई किसी के पास कोई लोग नहीं जाते, मेरा क्या दोष है? मेरे को अगर आप समर्थन कर रहे हैं, अगर मेरे को आप स्पेस दे रहे हैं, तो मैं ये कहूं नको, मुझे ये स्पेस नहीं होना, आप उधर जाओ, एक्स के पास जाओ, वाई के पास जाओ। क्या कह सकता है कोई कैंडिडेट? नहीं कह सकता, वो समर्थन मिल रहा है आपको। बहुत शुक्रिया खड़गे साहब से बातचीत करने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। रजत राकेश टंडन सुन रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो बात कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर कहना है कि ये एक निष्पक्ष तरीके से चल रही है प्रक्रिया है, और जिसको भी मैंडेट होगा वो अगला अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा। फिलहाल मैं वापस से अपने मुद्दे पर आता हूं। हिजाब के ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, मेरे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। जीनत अंसारी मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं, डॉक्टर शमीमा बेगम मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ है, कुछ और गेस्ट भी हैं, वो उनके पास जाऊंगा। लेकिन शमीमा जी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा रहा था, उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये था कि हिजाब क्योंकि बचपन से सिखा दिया जाता है एक परंपरा के मुताबिक और कंपल्शन बन जाता है, वही एक क्योंकि बचपन से सीखते हैं इसलिए वो एक कंपल्शन के तौर पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है ये चॉइस है कि ये पहना जाए, अगर ये उनकी चॉइस है तो उन्हें पहनने दिया जाए क्लासरूम में। मुझे आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये चॉइस है छात्राओं की, या ये बचपन से जो बताया गया कि ये पहनना है तो ये कंपल्शन है?
देखिए, महिलाओं की खुद की चॉइस नहीं है, ये बचपन से ही बच्चियों को समझाया जाता है। मुस्लिम समाज में इतना ज़्यादा उनको डरा दिया जाता है मज़हब के नाम पे कि वो ना चाहते हुए भी हिजाब को पहनती हैं। तो सच्चाई ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन हकीकत यही है कि बचपन से लड़की को इतना डराया जाता है, बच्चों को मतलब इतने कि ये फतवा आ जाएगा मौलानाओं का, इस तरह से फतवों से भी डर लगता है। तो ये जो चीज है, देखिए इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में जिक्र आया है इसका, ऐसा नहीं है। सुनिए, खामोश रहिए जीना जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इस्लाम में 9 जगह जिक्र आया, लेकिन मुझे बता दीजिए बुर्का का हिजाब में कहाँ जिक्र आया है? ये देखिए, ये अरबिक ड्रेस है, ये अरबिक ड्रेस है। मैं आपका पक्ष भी ले लूंगा इसका। ये अरबिक ड्रेस है, अरब की ड्रेस है। अरब की ड्रेस को आप इससे मजहब से नहीं जोड़ सकती। ये मजहबी चीज नहीं है, मजहबी ड्रेस नहीं है। आप गलत, आप बच्चों को भड़काइए मत, माफ कर दीजिए, बच्चों को हाथ जोड़ती हूँ। आप छोटी बच्चों को मत भड़काइए, मत डराइए, मत धमकाइए, उनको एजुकेशन लेने दीजिए। मैं समझती नहीं कि आप कैसी महिलाएं हैं, आप कैसी महिलाएं मतलब स्कूल के बच्चों का बहका रही हैं, धर्म के नाम पे डराती हैं आप लोग। आखिर करते क्यों है ये सब? तो भारत की संस्कृति को आपको भैया, आपको क्या फायदा है? आपके फायदा क्या है? आपको कहीं से पैसे मिलते हैं? भारत की संस्कृति को नंगा कर रही है। आप भारत की संस्कृति को आप सिर से दुपट्टा कर रहे हैं। बच्चों को आप क्या कह रही हैं? अरे ठीक है, अगर मौलाना गलत है, मौलाना जी और शिवानी जी क्या बात कर रही दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे आप ही लोगों ने हलाला किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपका पॉइंट क्या है। आप जैसी महिलाएं तरह हमारा मकसद यहाँ पर लड़ना तो है नहीं, हमारा मकसद है कि हम पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, आप शमीमा जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखती, आपका पॉइंट क्या है इस पर आप रख दीजिए कि चॉइस या कंपल्शन? नहीं, देखिए ये चॉइस शमीमा जी मैं आता हूँ, जीना जी को आपत्ति थी आपकी बात पर। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जीना जी अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिए ना, एक एक करके। मैम प्लीज एक एक करके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसको हिजाब ना कह करके आप इसको भारतीय संस्कृति कहिए, आप इसको भारतीय संस्कृति कहिए। आप भारत में अगर पढ़ के आती तो शायद आपको पता नहीं। मैडम मैं भारतीय संस्कृति नहीं बोल सकता, मैं भारतीय संस्कृति नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ जीना जी से। मैं भारतीय संस्कृति इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पर्दा प्रथा दूसरे धर्म में भी थी और उसे वहां पर खत्म किया गया था। कोई कंपल्शन नहीं है वहां पर, कोई फतवा जारी नहीं होता, दूसरे समाज में कोई फतवा जारी नहीं होता है इसका। नहीं, आप एजुकेशन मुझे कह रही हैं, तो आपने पाकिस्तान में एजुकेशन ली होगी, वो आप पाकिस्तानी एजुकेशन को तोप रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस चीज पे बैन है, आप पाकिस्तान में भी आप जाके देखिए। अच्छा सब छोड़िए, ईरान के अंदर हिजाब को लेकर इतना बवाल हो रहा है, आपने भी पढ़ा ही होगा जीना जी। मुझे ना पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान में क्या बैन है, मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान को जानती हूँ और हिंदुस्तान की पद्धति जानती हूँ, वहाँ की संस्कृति जानती हूँ कि हिंदुस्तान में जो है। बताइए हिंदुस्तान की संस्कृति में कहाँ ये लिखा है कि अगर पर्दा नहीं करोगे तो फतवा जारी हो जाएगा, स्कूल जाने का अधिकार नहीं मिलेगा? बताइए ना जीना जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जीना जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको शायद मुसलमान कहने पे आपको शर्म आ जाएगी अगर आप भारत में जाकर के राजस्थान में जाकर के देखिए, वहाँ की जो मेरी बहनें हैं वो कितने अच्छे से आप उसको देखिए। कहीं पर भी आपने राजस्थान का जिक्र किया, आपके चीखने से कोई बेटी नहीं, आपके चीखने से कोई बेटी सिर नहीं खोलेगी, आपके चीखने से कोई बेटी सिर नहीं सीखेगी। आपको पता है, आपको हिजाब का मतलब ही नहीं पता है, आपको हिजाब का मतलब ही नहीं पता है। आपको तो सिर्फ एक मौलाना कह रहे सब। आज ये भारत स्वतंत्र देश है, भारत जो है स्वतंत्र देश है, अपने आप से जीने का हक रखते हैं। यही तो बात है ना मैडम, स्वतंत्र देश है ना भारत, तो फिर से कंपल्शन क्यों बनाने से, फतवे से जोड़कर क्यों देखते हैं? और एक बात बताइए, क्या एक स्कूल के अंदर बच्चों को आप ये बताना चाहते हैं कि देखो वो जो पगड़ी पहना है वो सिख है, देखो वो जो हिजाब पहना है, पर्दा किया हुआ है वो मुस्लिम बच्ची है, वो जो पहना है ना भगवा वो हिंदू है? आप बच्चों को बचपन से सिखा दीजिए ये धर्म क्या होता है। बिल्कुल नहीं तुषार जी, ये मैं मुसलमान बैठी हूँ, मैं मुसलमान बैठी हूँ, इक्वालिटी कैसे सिखाई है? मुझे आज तक कोई फतवा नहीं लगा, आज तक मुझे कोई फतवा नहीं लगा।
मुझे आज तक प्लीज एक एक करके बोलिए, मुझे दोनों की आवाज क्लियर नहीं हो रही है। जीनत पहले आप बोलिए। तुषार जी देखिए, मैं भी बताती हूँ कि मुझे ये जो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सिर पे दुपट्टा ओढ़ने से आप मुसलमान, तो क्या जो मुस्लिम जो हिंदू मुसलमान जो हिंदू मैडम मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है इस बात से। मैडम मेरा पॉइंट नहीं, इस देश में किसी का भी पॉइंट ये नहीं है, इस देश में किसी का पॉइंट ये नहीं है कि आप हिजाब मत पहनिए। पॉइंट ये है कि स्कूल कॉलेज के अंदर आप हिजाब मत पहनिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्लासरूम, आप स्कूल जाइए बट क्लासरूम में आप बिना हिजाब के बैठिए, क्योंकि दूसरे बच्चे जिस यूनिफॉर्म में हैं आप भी उसी यूनिफॉर्म में रहें। पॉइंट बस इतना सा है। बिल्कुल उस पॉइंट से मैं आपकी इत्तेफाक रखती हूँ कि आप जब तक हैं तो बाहर अपना सिर ढक सकती हैं, अंदर जा रही हैं तो कोई बात नहीं। ये एक बिल्कुल लॉजिक वाली बात है जिसको पेरेंट्स और जो स्कूल के जो स्कूल के संस्थापक थे वो बैठ करके बीच में इस बात को सुलह कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने तो मुद्दा बना दिया है। जो लोग आजकल वहां पर विरोध किया गया ना कि यही हम तो पहन कर जाएंगे, मैं आपको नहीं सकते, ये धर्म का मुद्दा बना लिया गया। यहाँ पर जिन लोगों को जिसने विरोध किया उसको कह दिया गया तुम तो मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हो, नारे लगवा रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये सब चीजें ये क्या है भाई? कल को जय श्री राम के वहां पर मुस्कान नाम की बच्ची का जिस जिक्र किया गया था, वो बच्ची नारे लगा रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे धर्म का कोई अखाड़ा बन गया हो। वो सिर्फ इस बात के लिए कि रोक दिया गया, मना कर दिया गया। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि बचपन से कहीं ना कहीं वो माइंड में सेट कर दिया जाता है। नहीं, माइंड कोई नहीं सेट होता। मैं अपने आप को एग्जाम्पल, मैंने एक अच्छे भारत में सांस ली है तो मैं वही हेल्दी बात रख रही हूँ। मैं किसी को एक कम्युनिटी को शिकंजा बना करके मैं उसके ऊपर, सिर्फ ये नहीं है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज जो सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ वो मुसलमान के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं। वो जो अच्छी बात है उसको भी सोचने से उसको भी नकारते हैं। अरे मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हिजाब है वो सिर ढकना है, जिसे सब मेरी हिंदू माँ बहनें भी करती हैं। एक इज्जत है, एक शर्म है, इसके अंदर क्या बुरी बात है अगर कोई अपना लड़की या बहन आप मुझे बताइए सर ढक कर जाती है, कौन से धार्मिक सिंबल के साथ जाती है बताइए? इसका मतलब वो पेरेंट्स गलत है, इसका मतलब तो आप उन पेरेंट्स पे भी उंगली उठा रही हैं जो कह रही है कि उनकी बेटियां आकर के आपके पास आपके पास कंधा मांगती हैं आकर के। शर्म की बात है, बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे। जबकि सभ्यता संस्कृति पे जाइए, भारत की संस्कृति पे जाइए, भारत की संस्कृति पर जाइए, भारत की संस्कृति पर मैं गर्व करती हूँ कि मैं भारत की हूँ, मैं गर्व करती हूँ मैं भारत की हूँ, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने सिर ढक करके अंग्रेजों को धूल चटा दी थी, जहाँ पर उसने लड़ाई लड़ी थी। आज क्या मुद्दा, आज क्या ये बैठ जाते हैं मौलाना का रोना रोके, ये बैठ जाती है न्यूज चैनल पे मौलाना का रोना रोके। अरे किसी मौलाना की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई जो डॉक्टर जीनत अंसारी पे उंगली उठा दे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है मौलाना की। अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। डिबेट पे तो बहुत से आदमी बोल सकते हैं, आदमी चैनल पे बोलना बहुत ज्यादा है। जमीन पे आके काम करिए, जमीन पे आकर के काम करिए, जमीन पे आकर के काम करिए। बच्चियों को अच्छी संस्कृति सिखाइए, बच्चों को अच्छी संस्कृति सिखाइए बच्चियों को। आप कहाँ ले जा रही है भारत की संस्कृति, आप भारत की संस्कृति का बार बार जिक्र करिए। जीना जी, मेरा एक सवाल है, भारत की संस्कृति में कई कुप्रथाएं थी, जैसे कि सती प्रथा थी, जैसे कि तो और बहुत सारी प्रथाएं थी जिनको समय के साथ बदल दिया गया। जब भी लगा कि वो प्रथा एक नासूर बन सकती है उसको बदल दिया गया। ईरान के अंदर, ईरान की मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी पहली बात सुनिए। ईरान के अंदर हिजाब एक वक्त आ गया कि वहां पर नासूर बन गया गया, एक को मार दिया गया वहां पर। उसके बाद दर्जनों मौतें हुई प्रदर्शन में। आपको नहीं लगता कि ये नासूर बन सकता है? जो चीज नासूर बन सकती है उसको हटाइए ना। पर्दा करना गलत नहीं है, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा पर्दा करने का, मैं हिजाब का भी विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कट्टरता खत्म होनी चाहिए, कट्टरता खत्म होनी चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। आप कह रहे हैं कि ईरान में क्या हुआ, कट्टरता थी। आप वही चीज भारत में क्यों लाना चाह रहे हैं? आप जो ये कर रहे हैं कि बैन कर दिया जाए, अरे जिसकी मर्जी है वो हिजाब ओढ़े, जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं पहने। उसमें प्रॉब्लम ना मुझे होनी चाहिए ना किसी को होनी चाहिए, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉलेज में बैन करने की बात चल रही है, पूरे में नहीं, ये नहीं है हिंदुस्तान में हिजाब बैन हो जाएगा। स्कूल कॉलेज में ना पहने वो बेहतर है। बिल्कुल, स्कूल कॉलेजेस में ना पहने वो बेहतर है, उसके लिए सब कह रहे हैं, पर वो पहले अपने तो आप लोग नहीं कह रहे ना मैडम, वो अपने
फॉर्म नहीं कह रहा, इसीलिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पर ये सबमिट कर दे, अपने फॉर्म पर ये सबमिट कर दे कि यहाँ पर ये ड्रेस कोड है और इसको आना है, वो एडमिशन ले, जिसको नहीं है वो ना ले एडमिशन, तो शायद मुद्दे की क्लियर है बात ही मैडम, ना हो। ये पहले से क्लियर है, सबको पता है कि स्कूल कॉलेज तो के फिर अंदर एक गलत है। यूनिफॉर्म है अगर और ये जो पहले- यूनिफॉर्म का हिस्सा अगर नहीं है पहले आपको से नहीं क्लियर पहनना है, है। आप तो भी शायद स्कूल गए वहाँ पे हैं, मुद्दा मैं भी बनाने स्कूल वाली गया कोई हूँ, बात ही नहीं सबको है। ये क्लियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ पे पहले से सब कुछ मेंशन है तो वहाँ पे हिजाब पहन के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो उनको कहीं और एडमिशन लेना चाहिए। पर अगर आप ये चाहे कि हिजाब को बैन कर दे, वो गलत है, वो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ना हो कि ईरान वाली जो समस्या है वो भारत में पैदा हो जाए। जो बहन बेटियां जो बहन पहनना चाहती हैं ठीक वो है, पहने। ठीक है जिन्ना जी, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा। फिलहाल मुझे रजत राकेश टंडन के पास जाना, ओवर टू यू। शुक्रिया तुषार। हमारे साथ इस समय असुद्दीन ओवैसी साहब मिले। ओवैसी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ओवैसी साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हमारे साथ ओवैसी साहब होंगे। जैसा डिस्कशन चल रहा था, एक स्प्लिट जजमेंट आया, यानी लार्जर बेंच को ये मामला जाएगा। 2-3 बड़े बिंदु हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। ओवैसी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, 3 बड़ी चीजें हैं। क्या रिलीजियस इस्लाम का हिस्सा हिजाब है? पहला, जिस पर मुझे लगता है आगे एक बड़ी बहस होगी। सेकंड, आदमी का जो राइट है, पर्सनल राइट है, क्या उस पे हिजाब आता है? और यूनिफॉर्म का क्या हिस्सा हो सकता है? ये 3, और आर्टिकल 25 जिसके इर्द गिर्द मामला, और 19(2) जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला है। अगर आज कोई वर्जन आता तो एक बड़ा वर्जन होता, लेकिन अगर आज स्प्लिट वर्जन, यानी 2 जजों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, यानी एक बड़ा जज और एक बड़ी बेंच पर अब ये मामला जाएगा, तब तक ये बहस ओपन रहेगी। ओवैसी साहब मुखरता से इस पर बोल चुके हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि एक बार फिर से चले असुद्दीन ओवैसी साहब के पास और समझने की कोशिश करें कि अब ये कंट्रोवर्सी कहां तक जाएगी। कर्नाटक में चुनाव भी है, कर्नाटक गवर्नमेंट साफ कह चुकी है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी एक पार्ट ऑफ जज ने इस जजमेंट को छोड़ा था। हम फिर से कोशिश करेंगे चलने की ओवैसी साहब के पास और समझेंगे कि आखिर उनका टेक इस पूरे जजमेंट पर क्या है, वो क्या चाहते हैं, और आने वाले समय पर क्या इस पर राजनीति होगी। कर्नाटक में चुनाव है, बार बार लोग इसका विरोध करते हैं। कर्नाटक के जो आज मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ इस बात को कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, हम उस रूल को आगे बढ़ाएंगे और आगे जो भी कंसिडरेशन होगी उसको बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे एक बार फिर से चलने की असुद्दीन ओवैसी साहब के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवैसी साहब इसके बारे में क्या सोचते हैं। लार्जर बेंच में जाने का मतलब क्या है, और स्प्लिट वर्जन में किसकी जीत है, किसकी हार है। ओवैसी साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति क्या चल रही है, हिजाब में दिक्कत क्या है। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि अगर स्कूल में बच्चे जाए तो उनके पास हिजाब हो, हाँ या नहीं? एक बड़ा पक्ष है मानता है रिलीजियस सेंटिमेंट से हम रखेंगे, एक बड़ा पक्ष है वो कहता है कि हम हिजाब को नहीं मानते और स्कूल में ये नहीं होना चाहिए। एक बड़ा पक्ष हिजाब के आगे खड़ा हो गया। आप देखिए बाहर की कंट्रीज में हिजाब का विरोध देख लीजिए, लड़कियां बाल काट रही हैं, और यहाँ पर भी देख लीजिए लड़कियां जो कि सामने आई, उन्होंने कहा बिना हिजाब पहने हम जाएंगे नहीं। कई लड़कियां ऐसी थी कर्नाटक में जिन्होंने एग्जाम देने से मना कर दिया, कहा हिजाब नहीं तो हम एग्जाम भी नहीं देंगे। तो फिर बात यह आ जाती है कि पहले पढ़ाई है या पहले हिजाब है। बिल्कुल, और ये जो मामला शुरू हुआ था 8 फरवरी 2022 की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगी ये तस्वीर, जब से हिजाब विवाद शुरू हुआ कर्नाटक का उडुपी, जहां पर यह मामला सामने आया था कि कुछ छात्राएं जो कि क्लासरूम में बैठना चाहती थी हिजाब के साथ, जिसका विरोध किया गया, और विरोध के वक्त की ये तस्वीर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है? क्या क्लासरूम के अंदर चॉइस हो सकती है? क्या अपने चॉइस के कपड़ों को पहना जा सकता है? दूसरी तरफ यूनिफॉर्म को नजरअंदाज करके ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लेकर लगातार अब सुनवाइयां आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों की जज ने 2 जजों की बेंच ने जो सुनवाई करके फैसला दिया, वो एक स्प्लिट फैसला था। एक जज का कहना था कि कर्नाटक के हाईकोर्ट का जो फैसला है, जिसमें अभी अंतरिम तौर पर बैन लगाया हुआ है, क्या उसको खारिज किया जाए। दूसरी तरफ यह कहा गया कि उस फैसले को जारी रखा जाए। फिलहाल ये पूरा मामला अब सीजीआई के पास जा चुका है।
तो हिजाब पर कई बड़े ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के बाद अब हिजाब विवाद अब नए रुख की तरफ जाता नजर आ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिजाब को कोई मनाही नहीं, लेकिन क्लासरूम के अंदर हिजाब पर बैन होना चाहिए। फिलहाल अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था अंतरिम बैन का, वो जारी रहेगा जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होकर फैसला नहीं आता। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पर केस उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग रही, लेकिन हिजाब पर बैन जारी रहेगा। और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है, और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। हाईकोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आए। तो हिजाब पर सुप्रीम फैसला का इंतजार अभी भी है, क्योंकि आज जो फैसला है वो स्प्लिट फैसला, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा कि हिजाब बैन होगा या नहीं। फिलहाल अंतरिम तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट का जो